ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करती है और इसका ऑपरेशन साइकिल कैसा है। कंपनीज में डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। हमने कहा कुछ होती है मर्चेंडाइज कंपनीज जिनको कहते हैं, ये टाइप उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज कौन सी होती है, हमने कहा वो कंपनी जो बनी बनाई चीज़ें खरीदती हैं और उनको आगे सेल कर देती हैं। हमने कहा रेडी प्रोडक्ट बाय करती हैं, बाय रेडी प्रोडक्ट एंड रीसेल इट। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग कंपनी क्या करती है, खुद चीज़ें नहीं बनाती, किसी की बनी बनाई, किसी बिजनेस से बनी बनाई चीज़ें खरीदती हैं और आगे सेल कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ABC कंपनी है, ये क्या करती है, ये शूज़ खरीदती है और आगे अपना टैग लगा के, कंपनी का नेम लगा के उनको रीसेल कर देती है। तो हमने कहा ये क्या है, ये एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी है। एक और जो कंपनी होती है वो होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होता है, ये कोई भी प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, ये बनी बनाई चीज़ें नहीं खरीदते, ये प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, मेक द प्रोडक्ट एंड सेल इट। ये बनी बनाई चीज़ें नहीं उठाते, ये प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसे सेल कर देते हैं। जैसे बाटा हो गया, सर्विस हो गया, ये कुछ शूज़ बनाते हैं और फिर उन्हें आगे सेल कर देते हैं। एक और कंपनी होती है, हमने कहा जो चीज़ें नहीं बनाती, ये तो वो है ना जो प्रोडक्ट बनाती हैं और सेल करती हैं, या बनी बनाई प्रोडक्ट उठाती हैं और सेल करती हैं, यानी ये प्रोडक्ट में डील करती है। कुछ होती है सर्विसेज कंपनी। ये कंपनीज क्या करती हैं, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही होती। प्रोडक्ट क्या है, फिजिकल थिंग कोई चीज़ नहीं दे रही होती, ये सर्विस दे रही होती है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल वाले आपको क्या देते हैं, कोई फिजिकल थिंग देते हैं, हमें नहीं, वो हमें क्या देते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं। तो वो उन्हें किस कैटेगरी में हम रखते हैं, सर्विस कंपनी में। हम डिस्कस करेंगे मर्चेंडाइज कंपनी का कि इनका ऑपरेशन साइकिल कैसे परफॉर्म करता है और इनमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को। ऑपरेशन साइकिल नॉर्मली क्या होता है, हमने कहा वो एक्टिविटीज, आप इसे ऑपरेटिंग साइकिल भी कह सकते हैं, ऑपरेशन साइकिल भी कह सकते हैं। हमने कहा ऑपरेशन साइकिल क्या, हमने कहा वो ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन जो बिजनेस परफॉर्म करता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन विच अ बिजनेस जनरेट, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज कह लो, थ्रू विच अ बिजनेस जनरेट रेवेन्यू। हमने कहा उसका क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है। मर्चेंडाइजिंग कंपनी की बात करें हम, इनका ऑपरेटिंग साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, कंपनी के पास क्या होता है, कैश, पैसा होता है ना, सरमाया होता है, कैपिटल होता है। कंपनी ने क्या करना है, क्या काम करेगी, चीज़ें खरीदेगी। हमने क्या कर रही है, परचेज द मर्चेंडाइज। क्या एक्टिविटी कंपनी परफॉर्म की, परचेज द मर्चेंडाइज, यानी चीज़ें बाय कर ली। हमने कहा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसको साइकिल इस वजह से कहते हैं कि एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट होता है और वो पूरा प्रोसेस चलता है। हमने कहा जब उसने मर्चेंडाइज परचेज की तो कंपनी के पास क्या आ गई, इन्वेंट्री। ये कंपनी का एसेट होता है, जो चीज़ें उसने बेचने के लिए खरीदती हैं उसे इन्वेंट्री कहते हैं। हमने कहा कंपनी के पास इन्वेंट्री जनरेट होगी। अब इन्वेंट्री जो जनरेट हुई है, ऑब्वियसली जो चीज़ें खरीदी इन्हें क्या करना है, आगे सेल करना है। कंपनी जब सेल करेगी, कंपनी कैश पे भी सेल कर सकती है और क्रेडिट पे भी सेल कर सकती है। नॉर्मली कंपनी क्रेडिट पे सेल करती है, जिसे हम कहते हैं अकाउंट पे सेल किया, सेल ऑन क्रेडिट। जब उधार पे सेल करेगी तो क्या जनरेट हो जाएंगे, डेटर्स जनरेट हो जाएंगे, जिनसे कंपनी ने पैसे लेने हैं, जिनको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और जब इनका अकाउंट रिसीवेबल से कंपनी कैश कलेक्ट कर लेगी, कलेक्ट कैश, तो क्या आ जाएगा, कंपनी के पास भी दोबारा कैश आ जाएगा। यानी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, पूरा प्रोसेस चलता है, कैश कन्वर्ट होता है इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है अकाउंट रिसीवेबल में, और दोबारा कैश में। हमने कहा ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है, इसीलिए इसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। अच्छा, कुछ और टर्म्स यूज करते हैं मर्चेंडाइज कंपनीज जो होती हैं, इनमें नॉर्मली रिटेलर का नाम सुना होगा आपने और होलसेलर का सुना होगा।
रिटेलर नॉर्मली कौन सी कंपनी होती हैं, हमने कहा जो बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदते हैं और आगे उसे सेल कर देते हैं। ये डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करते, कंज्यूमर को सेल नहीं कर रहे होते। रिटेलर सेल करते हैं होलसेलर को, होलसेलर आगे सेल करते हैं कस्टमर को। अच्छा, रिटेलर कौन से इनको कहते हैं, हमने कहा ये बिजनेस जो होता है रिटेलर का, ये डायरेक्ट उल्ट हो गया, क्या होता है, होलसेलर एंड देन रिटेलर। होलसेलर क्या करते हैं, हमने कहा लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से चीज़ें खरीदते हैं और फिर इनको सेल कर देते हैं रिटेलर को। रिटेलर आगे चीज़ें सेल करते हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को या कंज्यूमर को, जिनको कहते हैं कस्टमर को सेल करते हैं। होलसेलर डायरेक्टली इनको सेल नहीं कर रहे होते, सम टाइम कस्टमर को पता भी नहीं होता कि होलसेलर कौन सा है। इनसे कस्टमर किनसे बाय करता है, रिटेलर से। हमने कहा ये भी अदर टाइप है जो चीज़ें सेल कर देते हैं लोगों की। ये क्या करते हैं, रिटेलर होलसेलर से बाय करते हैं और देन इनको सेल कर रहे होते हैं कस्टमर को। ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि चीज़ें बनने से लेकर लोगों तक आने में। नॉर्मली जो पूरा प्रोसेस क्या होता है, हमने कहा मैन्युफैक्चरर होते हैं, इनसे ऊपर जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर होते हैं। मैन्युफैक्चरर या कंपनी जो बना रही होती चीज़ें वो होलसेलर को सेल करती है, होलसेलर वो चीज़ें देता है रिटेलर को, रिटेलर आगे सेल कर रहा होता है वो कस्टमर को। सम टाइम कंपनी डायरेक्टली भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, इनको मीडिएटर कहते हैं। ये जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इनको मीडिएटर कहते हैं। कंपनी सम टाइम मीडिएटर रिमूव कर देती है और डायरेक्टली खुद ही पब्लिक को सेल कर देती है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में होता है। अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करते हो तो क्या नॉर्मली कर रहे होते हो, आप डायरेक्ट कंपनी से बाय कर रहे होते हो। अच्छा, ये तो था इनका प्रोसेस। इनकम स्टेटमेंट हमने जो अभी तक काम किया है अकाउंटिंग में, हम मर्चेंडाइज कंपनीज के साथ काम कर रहे थे, हमने मैन्युफैक्चरिंग के साथ काम नहीं किया और ना ही सर्विस कंपनी को डिस्कस किया। अभी तक जितनी भी हमने अकाउंटिंग की है हमने मर्चेंडाइज कंपनीज के हवाले से की है। अच्छा, अब मर्चेंडाइज कंपनीज को अपनी जो इन्वेंट्री उन्होंने की ली है, चीज़ें बाय की हैं, जो परचेजेस की हैं, इनको मैनेज करना है, इन्वेंट्री को रखना है। तो कैसे रखते हैं, हमने इसके लिए नॉर्मली दो तरह के प्रोसीजर यूज़ करते हैं, दो तरह के मेथड यूज़ करती हैं कंपनीज अपनी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को इनकी अकाउंटिंग करने के लिए या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्डिंग या इसे कह लो अकाउंटिंग ऑफ मर्चेंडाइज क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज। मर्चेंडाइज हम डिस्कस कर चुके हैं, गुड्स का दूसरा नाम क्या है मर्चेंडाइज। हमने कहा वो चीज़ें जो रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है उन्हें मर्चेंडाइज कह लो चाहे आप गुड्स कह लो। उनकी इन्वेंट्री कैसे करेंगे, उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मली हमने कहा दो सिस्टम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं उन इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और दूसरे को हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को हम कहेंगे ये वो सिस्टम होता है जिसमें जो मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री को जैसे ही वो खरीदते हैं उसे आप परचेज करते हो फौरन रिकॉर्ड कर लेते हो, यानी अप टू डेट रिकॉर्ड ये सिस्टम मेंटेन करता है। आपने जैसे ही कोई चीज़ खरीदी बाय की, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में उसे इमीडिएट बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। क्या कहते हैं कि हमने कहा ऑल ट्रांजैक्शन, इसको अगर डिफाइन करें, ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज यानी चीज़ों से जो खरीदी है, इन्वेंट्री खरीदी है, उनसे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, ऑब्वियसली उससे किसी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे ना, मर्चेंडाइज की जो कॉस्ट होगी उसको फौरन रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली एज देकर, यानी जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई, जैसे ही आपने कोई इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज बाय की, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर उसे फौरन तौर पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसमें नॉर्मली दो तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हो। एक तो जब हमने कहा इन्वेंट्री हो गई, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, इसमें उसको एज अ एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं।
फिर जब उसको सेल करते हैं, यानी हमने कहा मर्चेंडाइज खरीदी इसी वजह से थी कि उसको रीसेल करके पैसे कमाया जाए, जब उनको बेचते हैं फिर हमने कहा फिर और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मली उसकी सेल, एक तो उसकी होती है सेल से रिलेटेड, जब उस इन्वेंट्री को बेचेंगे तो क्या है रेवेन्यू सेल, और दूसरी हमने कहते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसको कर देते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट से एसोसिएटेड है, सीजीएस से एसोसिएटेड है परचेजेस। अगर आपको याद हो तो हमने सीजीएस स्टेटमेंट बनाई थी, तो उसमें क्या कहा था, स्टेटमेंट में हमने कहा था हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो क्या होता है परचेजेस, जो उसको खरीदने से रिलेटेड होता है, चीज़ों की परचेजेस से रिलेटेड होता है। ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में नॉर्मली इस तरह काम कर रहे होते हैं, जब जैसे सेल होती है सेल में भी इसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है और अपनी इन्वेंट्री को सीजीएस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। हम वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मली इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमने कहा जो इसमें हमारी स्टेटमेंट होती है वो शो कर रही होती है कितनी चीज़ें आपने बाय की हैं, अप टू डेट रिकॉर्ड शो कर रही होती है नॉर्मली। दूसरा जो हमारे पास है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, हमने कहा इसमें भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन ये अप टू डेट रिकॉर्ड नहीं दे रहा होता। इसमें नॉर्मली क्या किया जाता है कि पीरियोडिक, जैसे नाम से ज़ाहिर हमने कहा पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ट्रांजैक्शन या डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉर्मली एनुअल बेसिस पे इसको कर रहे होते हैं। इसको अगर डिफाइन करें, इसको रिमूव कर दो, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को अगर डिफाइन करें, a system in which record are made or amounts are determined only periodically, यानी आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड आप रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो, नॉर्मली 1 ईयर्स के बाद होता है, 1 साल के बाद आप रिकॉर्ड बनाते हो अपनी चीज़ें को, साल के बाद देखते हो कितना हुआ है, कितनी इन्वेंट्री है, कितने एसेट्स हैं, सब चीज़ों का इन्वेंट्री के 1 साल के बाद रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। आपको याद हो जितनी अभी तक हमने अकाउंटिंग की है, हमने जर्नल रिकॉर्ड किया, लेजर बनाया, नॉर्मली क्या करते हैं साल के एंड पे हमने अपने ट्रांजेक्शन, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री रिकॉर्ड की थी जब हमने, तो हमने कहा साल के एंड पे ही इन्वेंट्री रिकॉर्ड की थी, हम साथ साथ इमीडिएटली बेसिस पे जैसे कोई इन्वेंट्री होती है वैसे नहीं रिकॉर्ड करते। नॉर्मली इस सिस्टम में साल के एंड पे आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कौन सी कंपनीज हैं जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करती हैं और कौन सी कंपनीज हैं जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करती हैं। हमने कहा वो कंपनीज जिनको पूरा साल अपनी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड चाहिए होता है, उन्हें ये जानना होता है कि इस वक्त करंट पीरियड में कंपनीज का क्या रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, वो क्या यूज़ करती हैं, वो परपेचुअल सिस्टम यूज़ करती हैं, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हमने कहा क्योंकि जिन्होंने जो कुछ चीज़ें बना रही हैं उन्हें पता होना चाहिए ना हमारी इन्वेंट्री में कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कितनी पड़ी है, उसके अकॉर्डिंगली वो परपेचुअल सिस्टम यूज़ करती हैं। और वो कंपनी जो हमने कहा ज़्यादातर नॉर्मली स्टोर्स वगैरह हो गए जो डेली सिस्टम पे या डेली बेसिस पे अपनी इन्वेंट्री को नहीं देख सकते कि कितनी जो बहुत ज़्यादा आइटम्स सेल करते हैं, आप जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ, हमने कहा इतनी आइटम्स वो सेल कर रहे होते हैं, तो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड रखना जिनके लिए मुश्किल होता है वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। इससे रिलेटेड डाटा मैं आपको बता दूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा एक और छोटा सा डिस्कस करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये सिर्फ इनके रिलेटेड था कि मर्चेंडाइज कंपनी से रिलेटेड कि उनमें परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। हम ये पहले कर चुके हैं, जर्नल में परचेज की ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड की थी और सेल की भी, इसको सिर्फ इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम कर रहे हैं परचेज ट्रांजेक्शन। हमने कहा परचेजेस क्या है, हमने कहा जब इन्वेंट्री बाय करते हैं किसी भी पार्टी को प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन की बात करें, नॉर्मली जब आप चीज़ें खरीदते हो जिससे हमें ली है वो हमारा सप्लायर होता है ना, जो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो सम टाइम हमें डिस्काउंट ऑफर कर रहा होता है। हम डिस्काउंट को वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हम परचेज डिस्काउंट का नाम देते हैं या वैसे डिस्काउंट का आप नाम दे दो। नॉर्मली क्या करता है हमारी जो जितना हमें डिस्काउंट ऑफर कर रहा होता है वो इनवॉइसेस पे जिसपे हमारी प्राइस लिखी हो इस पे लिखा होता है,
डिस्काउंट नॉर्मली यूँ लिखा होता है 210 अक्सर आपने देखा हो, या N30। 210 का पर्पस ये है कि, और N30, सबसे पहले N30 को करते हैं। N होता है नेट। नेट 30 मीन कि जो हमने उसको उधार चीज़ें दी हैं, सपोज मिस्टर ए ने सेल किया बी को 3000 गुड्स, उसने कहा कि आपने मुझे पेमेंट करनी है। N30 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है जो उसने पेमेंट करनी है वो 30 दिन के अंदर अंदर ये 3000 की उसने पेमेंट करनी है। N30 मीन ही हैज़ टू मेक पेमेंट विद इन 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर अंदर आपने मेरा उधार वापस कर देना है। तो उधार में चीज़ें नहीं है, मुझे वापस करना, मेरे पैसे दे देने हैं। 210 का मतलब ये है कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर, यानी जो पैसे आपने मुझे 30 दिन में देने हैं, अगर वो 10 दिन में दो तो आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। यानी अगर ये 3000 है और वो उसको कहते हैं मैं तुम्हें, इसका मतलब है कि 3000 का अगर 2% लें, हमने कहा ये आता है 60 रुपीज़, तो मिस्टर ए बी को कहता है कि अगर मुझे तुम 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दो तो मैं तुम्हें कितने मुझे पैसे देने पड़ेंगे, 3000 में से ये डिस्काउंट माइनस कर दो तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे, यानी कम पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आप पेमेंट जल्दी लेना चाह रहे हो अपने जो कस्टमर होते हैं, जो लोग होते हैं जिनको अपनी चीज़ें सेल की होती हैं, बेसिकली पर्पस इसका ये होता है। और जब डिस्काउंट ऑफर किया जाता है तो कंपनी जो रिकॉर्ड कर रही होती है, इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रही होती हैं, वो डिफरेंट वेज में कर रही होती हैं। कुछ कंपनी जब अपने सिस्टम में रिकॉर्डिंग करती हैं, अगर उन्हें डिस्काउंट मिला हुआ है, डिस्काउंट की ऑफर है, तो वो नॉर्मली क्या करती है, डिस्काउंट को माइनस करके रिकॉर्ड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ए ने बी को चीज़ें सेल की हैं, अगर ये रिकॉर्ड करेगा, इन्वेंट्री ली है ना, बिजनेस चीज़ें जो ली हैं वो इन्वेंट्री है, एज एसेट ट्रेड कर रहे हैं, क्या आगे इसके पास है, इसके जब ये इन्वेंट्री के तौर पे इसको रिकॉर्ड कर रहा है, और बी इसका क्या है, अकाउंट पेएबल, ए अकाउंट हमने कहा उसका क्या हो गई, क्रेडिटर हो गए, इसने पैसे देने हैं। या तो ये करेगा कि 3000 के नाम से रिकॉर्ड कर ले, लेकिन कुछ कंपनी हमने कहा वो डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करती हैं, तो ये इतनी अमाउंट से इसने रिकॉर्ड कर ली। अब जब अगर ये 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे फिर तो ठीक है, क्योंकि इसने नेट अमाउंट से रिकॉर्ड किया है। अगर हमने कहा कि ये 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाता तो ये क्या करेगा, एंट्री को रिवर्स करेगा, और एंट्री क्या मेंटेन करेगा, जब ये पेमेंट करेगा तो करेगा अकाउंट पेएबल, यानी ए अकाउंट। फिर क्योंकि इसने कैश दिया है, कैश कितना देना है अब इसको 3000, अकाउंट पेएबल इसने कितने मेंटेन किए थे, इतने, और बाकी क्या था, डिस्काउंट लॉस्ट 60 रुपीज़, डिस्काउंट लॉस के नाम से इसको रिकॉर्ड करेगा। ये कुछ इन्वेंट्री ऐसा करते हैं, कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं जो नेट पे रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट को कंसीडर करती हैं। अब तो कुछ कंपनी डिस्काउंट को कंसीडर नहीं कर रही होती, वो नॉर्मली क्या करती हैं, वो रिकॉर्ड ही अपनी कर रही होती हैं, इनवॉइस प्राइस पे जो उसकी प्राइस होती है वो बाय करती हैं। वो क्या फिर रिकॉर्ड करती हैं, वो करती हैं इन्वेंट्री। जैसे अगर हमने कहा कि वो क्या करेगी, इन्वेंट्री अकाउंट 3000 से, और एक डेटर्स है हमारा, क्रेडिटर है हमारा, उसको पैसे देना है 3000 से। आज जब अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दें तो क्या करेंगी, ए अकाउंट 3000, कैश कितना देना पड़ेगा उनको 2946, और जो 60 रुपीज़ होगा उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, परचेज डिस्काउंट टेकन, ये उन्हें मिल गया होगा। अच्छा, ये थी मर्चेंडाइज की, मर्चेंडाइज कंपनी की परचेज के एंट्रीज। ये नॉर्मली हमने पहले किए हैं, सिर्फ हमने इन्वेंट्री के रेफरेंस से कर रहे हैं इसको। दूसरी हमारे पास इनकी सेल की इन्वेंट्रीज कैसी होती हैं, सेल की एंट्रीज। अगर यही सपोज वो रिटर्न कर दे इन्वेंट्री को, अगर हमने कहा ना परचेजेज रिटर्न भी तो होती है, जिसको हमने परचेजेज रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड किया था, मर्चेंडाइज कंपनी क्या करती है, कैसे रिकॉर्ड करती है, इन्वेंट्री और इन्वेंट्री को करती है क्रेडिट। इन्वेंट्री क्या होता है, एसेट। हमने कहा जब चीज़ें वापस की हैं, सपोज अगर उसने 400 की चीज़ें वापस की हैं तो इन्वेंट्री 400 से क्या होगी, कम, जब कम होगी तो क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, ए अकाउंट को, क्योंकि ए को अब पैसे हमने इतने कम देने हैं 400। अच्छा, अब इनकी सेल की डिस्कस करते हैं। सेल की ट्रांजेक्शन ये कैसे करते हैं, नॉर्मली वैसे ही होती है जैसे हम सेल की ट्रांजेक्शन कर चुके हुए हैं, सिर्फ इसको इन्वेंट्री के रेफरेंस से डिस्कस कर लेते हैं। उसमें उसने कहा कि सपोज अगर वो सेल कर देता है तो कंपनी क्या करती है, अगर उनको डिस्काउंट वगैरह मिला है, जब सेल करते हैं तो क्या करते हैं, सेल क्रेडिट, और क्या जनरेट हो जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाते हैं, जिनको हम डेटर्स कहते हैं। कोई भी डेटर है उसका नाम,
और सपोज अगर 4000 की नहीं है तो 4000 जो हम ये सेम एंट्री पहले ऐसे के जैसे हम सेल्स की एंट्री करते हैं। अगर ये हमने कहा कुछ चीज़ें रिटर्न भी हो जाती हैं, सेल रिटर्न और अलाउंसेस पड़े थे ना कि डिस्काउंट वगैरह भी दे देते हैं, सेल्स में अगर डिस्काउंट वगैरह ऑफर किया जाए तो क्या करते हैं, वही एंट्री आएगी। अगर रिटर्न हो गई है तो सेल रिटर्न की एंट्री हम पहले कर चुके हैं, रिटर्न और अगर कोई अलाउंस भी दिया उसने या डिस्काउंट भी दिया है तो वो भी साथ में आ जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे उतने से कम हो जाते हैं, सपोज अगर 400 है तो उतने से कम, और अगर डिस्काउंट दिया तो सेल्स डिस्काउंट अकाउंट रिसीवेबल 500, ये सपोजिंग एंट्री थी कि ऐसा वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका डाटा मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, कोई भी इशू है ये सिर्फ आप इन्वेंट्री के रेफरेंसेस को देख लीजिएगा। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये एंट्रीज वैसे हम पहले कर चुके हुए हैं। अच्छा एक और टॉपिक था, सॉरी मैं आपको बताना भूली, हमने पहले आपके अगर आउटलाइन में देखोगे आप लोग तो वहाँ पे होगा कि डेप्रिसिएशन मेथड और अमोर्टाइजेशन। ये डेप्रिसिएशन मेथड हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अमोर्टाइजेशन मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि इनटेंजिबल एसेट की प्राइस कम होती है और उस पर जो कॉस्ट कम होती है उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इसके थोड़ा सा डाटा मैं आपको सेंड कर दूंगी और इसके अलावा कोई भी इशू हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।